वेलकम टू क्रैक नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल। आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 1 से टॉप 500 एमसीक्यू जो कि एक्सपेक्टेड रहेगा आगे एग्जाम में। ठीक है, उसी तरह से ये सेशन को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, 100% श्योर टॉपिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ध्यान से आप ये सेशन को देखना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये ध्यान में रखते चलना। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जान लीजिए क्या क्या टॉपिक जो है कि इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। हर रोज़ आपको सेशन मिलेगा। आज डे 1 है, हर रोज़ अपलोड होगा। 2 PM में अपलोड हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस सेशन का आप लाभ उठाइए। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ इनफ्लिबनेट सेंटर। तो नेशनल रिसर्चर नेटवर्क और एक्सपर्ट का डेटाबेस रहता है, इस तरह कौन सा प्लेटफॉर्म है इन चार में से जो कि इनफ्लिबनेट सेंटर के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो इनफ्लिबनेट सेंटर है क्या? ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो कि लाइब्रेरीज एंड रिसोर्सेज जो कि प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन के लिए। तो देखो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ई विद्वान है ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक्सपर्ट का प्रोफाइल डेटाबेस रहता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहता है, और ये नेशनल रिसर्चर नेटवर्क है। ठीक है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स का प्रोफाइल एंड उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहता है। देखो ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एक बार सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख लो, जो और बेनिफिट रहेगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये। देखो ई विद्वान तो हमने पढ़ लिया कि एक्सपर्ट डेटाबेस है और नेशनल रिसर्चर नेटवर्क है एंड इनिशिएटिव ऑफ इनफ्लिबनेट सेंटर। दिस डेटाबेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च साइंटिस्ट, faculty, scientists, and the collaboration of experts for peer reviews and enhance the quality of research in our country. Okay, ई विद्वान प्लेटफॉर्म पे डेटाबेस रहता है जो कि रिसर्चर, फैकल्टीज ओवर द कंट्री और साइंटिस्ट जो कि उनका प्रोफाइल है, और यह अगर चाहे सेम फील्ड के जो मेंबर्स है उनमें से तो कोलाबोरेशन भी कर सकता है और रिसर्च में बहुत अच्छे से आगे जा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये ई विद्वान काम करता है, मतलब यहाँ पे हर कोई जुड़ सकता है रिसर्चर्स। अब देखो नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये था, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक बहुत ही एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी से एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो यही मिशन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। ये क्या करता है? ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा ई रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो कि ऑल ओवर द कंट्री अवेलेबल है। ठीक है, एक्सेस कर सकता है कोई भी लर्नर। अब देखो ई ज्ञान कोश है क्या? इट इज़ डिजाइन टू डिस्टेंस लर्निंग, सपोर्ट डिस्टेंस लर्निंग एंड ओपन लर्निंग व्हिच आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इग्नू। इग्नू का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग को सपोर्ट करना। तो ई ज्ञान कोश उसी को क्या करता है? सपोर्ट करता है, एनहेंस करता है। ठीक है, इसीलिए डिजाइन किया गया ई ज्ञान कोश को। दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स ए वास्ट कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज कवरिंग वेरियस डिसिप्लिन सपोज इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब जो सब्जेक्ट है कवर करता है। ग्रिड गरुड़ा है क्या? ग्रिड गरुड़ा है एक हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डिज़ाइन किया है, जो सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन में। और ये एक सुपर कंप्यूटर नेटवर्क है और हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स टू एक्सेस वास्ट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रन कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, ये ई ये ग्रिड गरुड़ा का बेनिफिट्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
एज पर द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कंट्राडिक्टोरीज। तो ये अगर हम देखते हैं तो अगर एक स्क्वायर बना लेते हैं तो स्क्वायर में जो कॉर्नर बराबर है ना प्रोपोजिशन, उनमें से होता है कंट्राडिक्टोरीज। जैसे कि पॉजिटिव को इधर लिखना है पॉजिटिव प्रोपोजिशन, और नेगेटिव जो है प्रोपोजिशन इस तरफ लिख दो। तो कॉर्नर बराबर कौन सा आ गया, ए एंड ओ आ गया, और ई एंड आई, ई एंड आई इनमें से होता है जो कि कॉन्ट्राडिक्टोरीज। तो ऑप्शन में से देखो, ऑल है मतलब ये ए टाइप का प्रोपोजिशन है, ये ए टाइप का प्रोपोजिशन हो गया। नो है मतलब ये ई टाइप का प्रोपोजिशन हो गया। और सम ओनली है पॉजिटिव सेंस में, तो ये आई टाइप का है। और सम नॉट है ये, मतलब ये जो हो गया हमारा ओ टाइप का प्रोपोजिशन। अब देखो ए और ओ, मतलब ये अगर हम लेते हैं तो ये ए और डी होना चाहिए। ए और डी में है ये ए एंड ओ, तो है क्या ये ए और डी है क्या, ऑप्शन में नहीं है, जो कि बी सी में है। तो बी सी हमारा दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3 पे, तो 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे कैच मेमोरी है, मेन मेमोरी है, और हार्ड डिस्क और सी डी रोम। तो देखो मेन मेमोरी जो है ये हो जाएगा रैम वाला, रैम वाला 1 में है। अब देखो कैच मेमोरी ये हाई स्पीड मेमोरी है, तो ये आ जाएगा 3 के साथ, ए आएगा 3 के साथ और बी आएगा 1 के साथ। तो ये ऑप्शन 1 ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर है। बाकी हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक सरफेस, और सी डी रोम लेज़र डिस्क, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, लॉजिकल इक्विवेलेंट बताना है ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन, ये स्टेटमेंट का। तो देखो लॉजिकल इक्विवेलेंट के लिए हमें तो कन्वर्शन फिर है ओवर्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव, है ना, ये 3 मेथड है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव 3 मेथड है ना। तो कन्वर्सन में होगा क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है ये चेंज रहेगा, है ना, ये चेंज रहेगा। और ओवर्सन में क्या होगा, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट फिक्स रहता है, मतलब सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। और प्रेडिकेट जो है प्रेडिकेट नॉन पी हो जाएगा, मतलब इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री टर्म यूज होगा, है ना। और कंट्रापोजिटिव में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों इंटरचेंज तो होता ही है, और नॉन भी यूज होता है, मतलब इस तरह से पी के आगे भी नॉन आ जाएगा और एस के आगे भी नॉन आ जाएगा। इस तरह से चेंज भी होता है, इंटरचेंज भी होता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री टर्म भी यूज होता है। तो इसे याद रख लेना, ठीक है। तो अब देखो ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन, यहाँ पे रेक्टेंगल है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, और पॉलीगॉन जो है ये है प्रेडिकेट टर्म। अब देखो कन्वर्सन हम अगर देखते हैं तो कन्वर्सन में क्या रहेगा, एस जो है इधर चेंज हो जाएगा इस तरह से, इंटरचेंज मतलब पी और एस हो जाएगा इस तरह से। तो देखो ये रेक्टेंगल और पॉलीगॉन इंटरचेंज है क्या, कहीं पे भी देखो नहीं दिख रहा है, इधर है एक्सचेंज लेकिन ये नॉन लगा है। कन्वर्सन में नॉन यूज नहीं होगा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टर्म नहीं होगा, नॉन नहीं होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टर्म यूज नहीं होगा, ये समझ लेना, ठीक है। तो ज़्यादातर तो नॉन ही देखने को मिल जाएगा ना, इसलिए नॉन ही समझ लो। तो नॉन लगा नहीं रहेगा, मतलब ये कन्वर्सन तो नहीं हुआ है। ऑब्वर्सन में जाओ, ऑब्वर्सन में होता क्या है, ये तो फिक्स रहेगा लेकिन प्रेडिकेट टर्म के आगे नॉन आएगा, ठीक है, प्रेडिकेट टर्म के आगे नॉन आ जाएगा। तो देख लो एक बार, इससे आप अगर देखते हो तो आपको देखो रेक्टेंगल फिक्स है, पॉलीगॉन के आगे नॉन लगा है, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑब्वर्सन हुआ है। बाकी 2 ऑप्शन देखो क्यों नहीं है, ये देखो रेक्टेंगल ही है, पॉलीगॉन ही है, तो सेम ही है ना, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब है ना। कॉन्वर्सन में तो पूरा चेंज हो जाता है, ऑब्वर्सन में सब्जेक्ट फिक्स रहता है, लेकिन ये प्रेडिकेट के आगे, प्रेडिकेट टर्म के आगे नॉन लगेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। और ऑब्वर्सन में तो हो गया, कंट्रापोजिटिव में दोनों की तरफ नॉन लगेगा और दोनों इंटरचेंज भी होगा, तो एक तो नहीं होगा इस तरह से। अब देखो 3 में दोनों तरफ नॉन है, तो ये कंट्रापोजिटिव में
होता है ना ऐसा, लेकिन कॉन्ट्रापोजिटिव भी ये नहीं है। क्यों? ये फिक्स है। देखो रेक्टेंगल पॉलीगॉन जहाँ का तहाँ ही है ना, चेंज तो नहीं हुआ है। अब 4 में देखो क्यों नहीं करेक्ट होगा, यहाँ पे नॉन है, इधर है ही नहीं, तो आगे तो नॉन किसी भी मतलब 3 मेथड में नहीं है। कॉन्ट्रापोजिटिव में तो दोनों तरफ नॉन लगता है और ऑब्वर्सन में प्रेडिकेट टर्म के आगे नॉन लगता है, ठीक है, इसलिए 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज और इधर एग्जाम्पल से। तो डायरेक्टिव फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, किसी चीज़ को ऑर्डर देना या तो रिक्वेस्ट करना, ये हो जाता है डायरेक्टिव फंक्शंस। तो देखो क्लोज द डोर है ना, तो ये 3 के साथ मैच कर जाएगा ए, तो ए 3 के साथ मैच कर रहा है ये 2 ऑप्शन में। फिर देखो एक्सप्रेसिव, तो एक्सप्रेसिव फंक्शन लैंग्वेज का क्या होता है, जहाँ पे कुछ चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये देखो दैट्स टू बेड, मतलब ये एक्सप्रेसिव है, बी हो जाएगा 1 के साथ, तो यही करेक्ट आंसर है। बाकी इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन है कुछ, ठीक है। तो ये देखो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव हो गया। परफॉर्मेटिव कौन सा होता है, परफॉर्मेटिव जहाँ पे स्पीकर कुछ चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो परफॉर्मेटिव फंक्शन हो जाएगा, जैसे कि आई अपोलोजाइज, ठीक है, तो ये हो गया जो कि परफॉर्मेटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन इज, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन मतलब सेम रैंक वाला कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ पे सेम रैंक है पीपल का और वो क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है, जिसे हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लो एक बार, द टर्म हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन समटाइम नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन refers to the interaction between team, departments और individuals working at the same level within an organization, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे सेम लेवल पे काम कर रहा है इसी टाइप का व्यक्ति जब क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो ये हो जाता है पीर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखो एथनोग्राफिक रिसर्च, इन एथनोग्राफिक रिसर्च डेटा कलेक्शन इज डन थ्रू, तो किस तरह से डेटा कलेक्शन होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज या तो क्वेश्चनियर, तो ये है तीनों जो है मेथड डेटा कलेक्शन का हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ देम आंसर हो जाएगा। देखो एथनोग्राफिक स्टडीज होता क्या है, जहाँ पे नेचुरल सेटिंग्स में कल्चर्स एंड पीपल का स्टडी होता है, वही है एथनोग्राफिक स्टडी, और यहाँ पे डेटा कलेक्शन ये तीनों मेथड में किया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव नहीं है ऐसा ये 4 में से कौन सा है। डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, ये तो किया जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये भी किया जाता है, ऑब्जेक्टिव है ये रिसर्च का, मतलब ये भी आंसर नहीं आएगा। फाइंड सॉल्यूशन फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स ओनली, ये देखते हैं, ठीक है, बाद में एक बार 4 देख लो। टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो रिसर्च में ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि ओनली साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का तो सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, रिसर्च का एम होता है हर टाइप का जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालना। तो देखो द मेन एम ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ द हिडन एंड व्हिच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, जो चीज़ अभी तक स्टडी नहीं हुआ है उन्हें फाइंड करना, उनका जो ट्रूथ है उसे फाइंड करना, सॉल्यूशन करना, ये सब होता है रिसर्च का काम। एक गुड रिसर्च आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करता है, वेरीफाइज करता है फैक्ट्स को, टेस्ट करता है फैक्ट्स को, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली फाइंड solution for scientific problems but also attempts to find solution for scientific and social problem also, okay, so the correct answer is option number 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन गाग्नेस हायरार्की ऑफ लर्निंग व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रीसीड बाय रूल लर्निंग, तो रूल लर्निंग के जस्ट आगे कौन सा लर्निंग है गाग्नेस अकॉर्डिंगली, ठीक है, उनकी जो हायरार्की लर्निंग का थ्योरीज है वहाँ पे जो लेवल है लर्निंग का हायरार्की में, तो रूल लर्निंग के जस्ट आगे कौन सा आता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जो कि कंसेप्ट लर्निंग, ठीक है। एक बार ये पूरा देख लो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये होता है हायरार्की, जहाँ पे पहले आ जाएगा सिग्नल लर्निंग, सिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, फिर है चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, ये है पूरा रूल। अगर यहाँ पे फॉलोड लिखता तो रूल लर्निंग के जस्ट बाद कौन सा होता है मतलब है, तो ये आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है।
इस तरह से प्रीसीड्स और फॉलोड, ये दोनों चीज़ को याद रखना। प्रीसीड मतलब जस्ट आगे और फॉलोड मतलब बाद में, ठीक है, ये सब याद रख लेना। तो रूल लर्निंग के जस्ट बाद कौन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रीसीड मतलब आगे कौन है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। इस तरह से आंसर हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज और आर कंट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग। तो डायरेक्ट लर्निंग होता क्या है, देखो डायरेक्ट लर्निंग में कौन सा मेथड ये है छः में से। तो डायरेक्ट लर्निंग होता है जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट सोर्स से सीख रहा है, तो ये हो जाएगा मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। तो टीम टीचिंग लेक्चर ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाता है टीचर्स के द्वारा। सिमुलेशन रोल प्लेइंग ये हो जाएगा करेक्ट। लेक्चर विथ और विदाउट यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल, तो ये भी तो है ना टीचर के द्वारा ही, तो ये भी नहीं आएगा। सी और ए तो नहीं आएगा, ठीक है, देखो ए है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, सी है, तो ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर देखो ये आएगा एक पार्टिसिपेंट इन वर्कशॉप असाइनमेंट, ये भी आएगा, मॉक ये भी आ जाएगा, बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन ये भी नहीं आएगा, तो बी डी ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरह से जुड़े रहो, ठीक है, हर रोज़ एक एक आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा, जहाँ पे इम्पोर्टेंट इसी तरह से क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि आगे एग्जाम में आपको काम में आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।